पत्रकार सिराज साहिल से हम कुछ ज्वलनशील मुद्दों पे बात करेंगे। सिराज साहिल जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, सारी दुनिया आपको जानती है कि आप हर एक विषय में बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर देते हैं। आज जो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोरोना महामारी को लेके जो सेकंड दौर चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारे नेता सभी फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर जो है हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? राजकुमार जी, आपने जो ये सवाल पूछा महामारी को लेकर, अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। इसकी एक वजह है कि जब पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसारे थे और एक आतंक का माहौल हो गया था, उस वक्त हमारे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस लड़ाई में सफलता हासिल की गई और पूरी दुनिया में एक तरह से भारत का नाम हो गया था कि भारत जो है विपदा में किस तरीके से अपने देशवासियों की रक्षा करता है और सारी विपरीत परिस्थितियों से निपटना जानता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बार दूसरी बार जब कोरोना का कहर आया, अस्पतालों में व्यवस्था बदतर है, ये किसी से नहीं छुपा। इवन आप ये समझ लें कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज उपलब्ध कराने में हमारे देश और राज्यों की सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। होना तो ये चाहिए था कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बढ़ाकर और निजी संस्थानों को भी ज्यादा अधिकार देकर उनको सुविधा संपन्न करना चाहिए था, जो कि हमारे देश के नेताओं और रहनुमाओं ने नहीं किया। इसी का नतीजा है हजारों लोग रोज स्वास्थ्य सुविधाओं और देखभाल के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सीएम केजरीवाल के लिए एक ऑर्डर दिया था कि अगर आप इस व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं या नहीं चला पाएंगे तो आपके ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडरों की बड़े पैमाने पर कमी दिखाई दी गई। उसको देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आप एक समयबद्ध तरीके से ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां और संसाधन उपलब्ध कराने में नाकाम होते हो तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वे अपने कर्तव्य से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं और उनको समय रहते जनता की सुध लेना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब न्यायालय तो जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन आम जनता जिनके रहमो कर्मों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे लोग सत्ता में आते हैं, उनको जनता दौड़ा दौड़ा के बीच सड़क पे पीटने का भी काम करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने तरीके से तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और लेकिन कुछ एजेंसियां जो हैं वो ये ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रही हैं। इसके लिए उनको दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार भी इसके लिए कहीं हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सरकार के लिए कुछ अपने आर्थिक रूप से मदद करें, सिलेंडर की व्यवस्था करें। ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। जो हमारा फर्स्ट दौर था कोरोना वायरस का, अभी जो सेकंड दौर है, सुनने में आ रहा है कि एक थर्ड दौर भी आएगा। तो क्या हमें अभी इस फर्स्ट और सेकंड दौर से सीख के थर्ड दौर के लिए तैयार रहना चाहिए या नहीं? लेकिन गवर्नमेंट 5G का टेस्टिंग कर रही है, जिस वजह से जो ह्यूमन बॉडी है उस पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। इन दोनों बातों को कहां तक आप मानते हैं? क्या सत्य है, क्या है? ये आपका कहना गलत है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गरीब मतदाताओं की नस को पकड़ते हुए बिजली, पानी और डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देकर चुनावी जीत तो हासिल कर ली। लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों
और जो भी दिल्ली सरकार के अधीन विभाग आते हैं उनको वो सुचारू रूप से चलाने में नाकाम रहे हैं। केंद्र सरकार को जो है उसकी व्यवस्था करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फेल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है और उस मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि अपने राज्य की जनता की सेवा करना, खास तौर से विपत्ति की स्थिति में उसको सारे काम छोड़कर जनता की सुध लेना चाहिए। केजरीवाल पिछले साल आई महामारी के वक्त भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और इस वक्त भी वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको पिछली बार से शिक्षा लेते हुए इस बार पुख्ता इंतजाम करने से क्या नरेंद्र मोदी जी ने रोका था? बिल्कुल नहीं। केजरीवाल की एक आदत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जो काम वो खुद नहीं कर सकते हैं उसके लिए दूसरे को जो है दोष देने में लग जाते हैं। दिल्ली के अंदर रहने वाली जनता से हाथ जोड़कर अपील की थी कि आप लोग दिल्ली छोड़कर ना जाइए, हम आपके साथ हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम आपका साथ देते हुए एक हफ्ते में सारी व्यवस्था ठीक कर लेंगे और हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद लॉकडाउन की स्थिति ना हो। लेकिन आज तीसरे हफ्ते लॉकडाउन में दिल्ली को जाना पड़ा, तो इसका मतलब केजरीवाल जो है पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं, दूरदृष्टि का अभाव है, उनको पता ही नहीं है कि ये महामारी कैसा रूप धारण करने वाली है। कोरोना का और बड़ा विकराल रूप सामने आ सकता है, तो हमें ये सोचना होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि सब काम छोड़कर सबसे पहले हमें दवाइयां, ऑक्सीजन का उत्पादन और कोरोना वायरस से निपटने वाली जो इंजेक्शंस हैं उनकी उत्पादकता बढ़ाना होगी और पूरे देश को हर तरह से सैनिटाइज करके किसी भी कीमत पर मानव मात्र की जानों की सुरक्षा करने पर अपना सब कुछ लगा देना चाहिए। जो पिछले 5 विधानसभा के चुनावों में केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार और विपक्षी दलों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, उसको दरकिनार करना चाहिए। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरोपित करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव कराने में सरकार व्यस्त रही। अगर विपक्षी पार्टी इतने ज्यादा समाज की चिंता करने वाले हैं तो उन्होंने इन विधानसभा चुनावों में हिस्सा क्यों लिया? अगर वो उन विधानसभा चुनावों में हिस्सा ना लेते तब वो ये कह सकते थे नैतिकता के आधार पर कि उनको देशवासी, राज्यवासी की फिक्र है और वे किसी भी कीमत पे महामारी के दौर में चुनाव में नहीं जाना चाहते। लेकिन सभी विपक्षी दल भी चुनाव में गए और नतीजे जो भी हैं वो सबके सामने हैं। अब आपने एक सवाल उठाया कि 5G की टेस्टिंग की वजह से भी मानव बॉडी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है? तो इस बात में भी दम है। अगर इस तरह की चीजें वैज्ञानिक और एक्सपर्ट लोग कहते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से 5G की टेस्टिंग को रोक लगा के देखें तो सही कि कहीं ये बात सही तो नहीं है, इसकी वजह से ही तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा एक कदम उठाकर महामारी में हो रही मौतों को नियंत्रित किया जा सकता है तो तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री को 5G की टेस्टिंग पर रोक लगा देनी चाहिए। अभी आपने केजरीवाल जी को डायरेक्टली बताया कि हालात दिल्ली में हैं, इस वजह से बहुत से लोग पलायन कर रहे हैं, तो क्या सरकार को उनको अभी यहाँ दिल्ली में रोक के रखना चाहिए या उनको जो है कोई समाधान प्रोवाइड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सिर्फ केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो लॉकडाउन लगाया गया है वो केंद्र सरकार से पूरे देश में लगा है। अगर इंडिविजुअली केजरीवाल के ऊपर अगर ये छोड़ लिया जाए तो हो सकता है
जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए वो कुछ ना कुछ कर दें। लेकिन केंद्र सरकार की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सीधा से सीधा इल्जाम उन पे लग रहा है। मैं आपको बता दूं, देश में जब कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, जैसे वर्तमान समय में है, उस वक्त पूरी तरह से अधिकार, सारी चीजों पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार एक तरह से केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है। राज्य सरकार का विषय लोगों को जरूरी चीजें और आपातकालीन स्थिति में आर्थिक सहायता और रोजमर्रा के साजो सामान देने की है। केजरीवाल जी ने अभी एक घोषणा की है कि 2 महीने तक के लिए जिनके पास राशन कार्ड है उनको मुफ्त राशन दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल को ये भी समझना चाहिए कि आज हमारे देश में, खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में, राशन कार्ड धारी बहुत कम लोग रह गए हैं, क्योंकि राशन कार्ड जो है बहुत बड़े पैमाने पे निरस्त किए गए हैं लोगों के, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में और जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से महामारी का प्रकोप चल रहा है, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। ऐसे में सिर्फ राशन कार्ड धारियों को मदद दे देना ऊंट के मुंह में जीरा है। जो मध्यम क्लास के लोग हैं या जो युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं या जिन युवाओं को, जिन महिलाओं को वेतन आधा अधूरा मिल रहा है क्योंकि संस्थानों को भी काफी हानि हुई है, ऐसी स्थिति में उनको आर्थिक तौर पर केजरीवाल को मदद प्रदान करना चाहिए। वोटर लिस्ट तो केजरीवाल बना रखते हैं लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए। क्या लोगों के अकाउंट नंबर केजरीवाल का संसाधन पूरा लेकर उनके अकाउंट पे कुछ पैसा आर्थिक तौर पर नहीं दे सकता, जिससे रोजमर्रा की ले सके गरीब और मध्यम वर्ग के लोग और दवाइयों के लिए भी अपने पैसे का इस्तेमाल कर सके। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक अगर इतना ज्यादा प्रभावी होता तो लोगों को दवाइयां आसानी से मिलती होती। बंगाल में जो अभी जीत हुई है टीएमसी की, और वहाँ पर बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकी, और जैसे ही सत्ता में टीएमसी आने के बाद जो दंगे हो रहे हैं वहाँ पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, बहुत से लोग मारे भी गए हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ममता ने जब तीसरी बार अभी शपथ ली है, इसकी वजह से जो उनके ऊपर जो अटैक हुआ था, क्या वो बदला है, उनको ये करना चाहिए, और मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि अब इसका समाधान कैसे निकले कि वहाँ पर जो है बंगाल में शांति बनी रहे? पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को भारी बहुमत मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो विरोधी पार्टी के लोग थे, समर्थक थे, नेता थे, उनके घरों में तोड़फोड़ की जाए या उनके बीजेपी के समर्थकों को मारा पीटा जाए या उनकी हत्याएं करने का प्रयास किया जाए। ये एक बहुत ही कलंकित कृत्य है यदि टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पहली चीज, कानून व्यवस्था बनाए रखना हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में टीएमसी की सरकार वहां अस्तित्व में आ गई है, और ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर नैतिकता के आधार पर और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधि होने के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वे किसी भी विपक्षी के खिलाफ भी कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य ना हो। अगर ममता ये चीजें रोकने में नाकाम होती हैं तो ये उनके ऊपर एक कलंक साबित होगा। इसलिए यदि टीएमसी के कार्यकर्ता अति उत्साह में या दुर्भावना में भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को मारने पीटने या आगजनी का काम कर रहे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून सम्मत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ममता ऐसा नहीं करती हैं तो उनका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा अपमान होना
तय है। लॉकडाउन के पहले दौर में और अब दूसरे दौर में इस तरह का तीसरा दौर भी आने वाला है, इस तरह से जो तथ्य बताए जा रहे हैं, इसमें जो बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देके जो है नौकरियां लेनी थी, कुछ बच्चों ने अगली क्लास में रेगुलर पढ़ाई करके जाना था, उस पर जो इफेक्ट पड़ा है, और जो बच्चे जो हैं वो नौकरी नहीं ले पाए, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, जिस तरह का पिछले 1.5 साल से करीब महामारी का माहौल है और पूरे स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, या यूं कहें कि पूरी तरह से बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाए, ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, उसकी उतनी ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। बच्चे ना पढ़ते हैं ना टीचर पढ़ाते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे जाता हूँ और जानता हूँ इस चीज़ को कि स्कूल कॉलेजेस भी जो है इसलिए खाना पूर्ति कर रहे थे क्योंकि उनको बच्चों के अभिभावकों से पैसे लेना थे या उन्होंने एडवांस में फीस ले रखी थी। हमारा तो ये कहना है कि केंद्र सरकार को कुछ बजट देना चाहिए राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारों को किसी भी कीमत पर पिछले 1-1.5 साल के वक्त में जो बच्चों ने पढ़ाई की है या नहीं भी की है, तो बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर जो फीस का बर्डन है वो बर्डन खत्म करना चाहिए। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में, खास तौर से निजी स्कूलों में और निजी संस्थानों में करोड़ों अरबों रुपए लोग कमा चुके हैं। ऐसी विपदा की स्थिति में उसी स्ट्रक्चर से फीस लेना और पढ़ाई ना करके और सिर्फ बच्चों को यूं ही क्लास में प्रमोट कर देना, ये ठीक नहीं है शिक्षा व्यवस्था की पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो वो फीस भी ना ले और अगले क्लास में भी ना भेजें, और दोबारा जब स्थिति सही हो तो नया सेशन शुरू करें, तब चाहे फीस ले। और अगर क्लास आगे बढ़ा देते हैं कि साल ना खराब हो, तो किसी भी कीमत पर फीस जो है वो सरकार अपने कंधों पर उसका वहन करे और पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक स्थिति का बोझ ना आए। ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करना चाहिए, और स्कूल और निजी संस्थानों का भी नुकसान ना हो तो उनको भी कुछ फीस के मद में सरकार को आर्थिक मदद करना चाहिए। भारत सरकार को जैसे ही स्थिति सही हो उन नौकरियों को निकालना चाहिए, और जिनकी आयु 1-2 साल बची हो उनको 1-2 साल की छूट देकर आगे की सर्विस की परीक्षाओं में बैठने के लिए एलिजिबल घोषित करना चाहिए। और जहां जहां सरकारी नौकरियां बची हैं, जो खाली रिक्त पद है, उसको सरकार को तुरंत प्रभाव से 1 वर्ष के भीतर भरने का कार्य करना चाहिए। नमस्कार, सिराज साहिल से आज हमने कई विषयों में बात की है। इसी तरह से एक नेक्स्ट विषय को लेके हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।